The ability to get to the verge without getting into the war is the necessary art. असल हुनर यही है, दुश्मन को युद्ध की कगार तक ले जाओ, लेकिन असल जंग शुरू होने ही मत दो। कोल्ड वॉर के समय अमेरिका इसी तरीके से काम करता था। उस समय सोवियत संघ ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात कर दी थी। जवाब में अमेरिका ने भी अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया। क्यूबा के चारों ओर नेवी की घेराबंदी भी कर दी। पूरी दुनिया को लगने लगा कि अब तो युद्ध होकर ही रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंत में अमेरिका के इसी डर ने सोवियत संघ को मिसाइलें हटाने पर मजबूर कर दिया। न गोली चली, न मिसाइल लॉन्च हुई। जंग की नौबत आई, पर जंग हुई नहीं। उस समय सोवियत संघ के साथ जो खेल अमेरिका ने खेला, आज वही खेल अमेरिका ईरान के साथ खेल रहा है। अमेरिका को जंग से दूर रखने का वादा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप फिर ईरान पर हमले के बारे में सोच रहे हैं। स्ट्रेंज, यही ट्रंप कैंपेनिंग के समय चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, आई विल स्टॉप वॉर्स। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप 7 देशों पर हमला कर चुके हैं और अब 8वें पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। किस देश पर, आप समझ गए होंगे। जवाब है ईरान। इसी के चलते अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को गल्फ में भेज रहा है। वहां पहले से ही यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात हैं। इसी जहाज ने पिछले महीने ईरान पर एक ड्रोन गिराया था। इससे पहले जून 2025 में जाइए, तब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। लेकिन अब ट्रंप दोबारा अमेरिकी सेना भेजने पर विचार कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार ट्रंप का मकसद साफ साफ समझ नहीं आ रहा। कंफ्यूजन है। दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। इस साल में ही 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, पर अब तक कोई भी फैसला नहीं हो पाया। क्या अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करेगा? क्या अमेरिका बातचीत के साथ साथ ईरान पर दबाव डालकर डील करेगा? और ईरान इस हमले के लिए कितना तैयार है? इन सारे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे राजदूत के इस अंक में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। शुरुआत दोनों देशों के बीच हुई बातचीत से करते हैं। 17 फरवरी को ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुई। बातचीत ओमान की मदद से हुई थी। इससे पहले 6 फरवरी को भी दोनों देशों के बीच ओमान में ही मीटिंग हुई। दूसरे दौर की बातचीत के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का रिएक्शन भी सामने आया था। अरागची ने कहा था, अमेरिका के साथ चल रही बातचीत में अच्छी प्रोग्रेस हुई है। इस बार दोनों देशों के बीच पिछली बार के मुकाबले बात आगे बढ़ी। ईरान अब आगे की बातचीत के लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार कर रहा है। क्या अमेरिका का भी रिएक्शन ऐसा ही था? नहीं, अमेरिका की तरफ से सुर थोड़े बदले रहे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने 17 फरवरी को प्रेस से बातचीत के दौरान प्रेस को इसका जवाब दिया था। कैरोलिन ने कहा कि प्रोग्रेस जरूर हुई है, लेकिन कई मुद्दों पर अभी भी दोनों देश बहुत दूर हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि ईरान को समझौता कर लेना चाहिए, नहीं तो सैन्य कार्रवाई का ऑप्शन अब भी खुला है। इसके कुछ ही देर बाद ट्रंप ने भी अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया। ट्रंप ने लिखा, मैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को बार बार बोलता आया हूं कि वो डिएगो गार्सिया बेस किसी और देश को ना दें। ये बहुत बड़ी गलती होगी। 100 साल की ये लीज कमजोर फैसला है। इससे ब्रिटेन की छवि खराब होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ब्रिटेन की सुरक्षा में मदद करता रहेगा, लेकिन ब्रिटेन को वो सोच के दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिएगो गार्सिया का बेस जरूरत पड़ने पर ईरान पर हमले के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हुआ कुछ यूं है कि ब्रिटेन डिएगो गार्सिया वाला मिलिट्री बेस मॉरिशस से 100 साल के लिए किराए पर लेगा, जिस पर करीब 35 अरब पाउंड खर्च होंगे। इस बेस पर अभी अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की सेनाएं मौजूद हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां से मिडिल ईस्ट, ईरान, अफगानिस्तान और अफ्रीका तक आसानी से मिलिट्री ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका को ईरान पर किसी तरह का अटैक करना भी होगा, तो वो डिएगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल
कर सकते हैं। ये जगह ईरान की पहुंच से बहुत दूर भी है, इसलिए यहां मौजूद अमेरिकी सेना ज्यादा सुरक्षित भी रहेगी। ट्रंप की ट्रुथ पोस्ट से एक बात तो साफ हो गई कि हमले की तैयारी तो अमेरिका कर रहा है। इसकी पुष्टि ट्रंप के ट्रुथ पोस्ट के साथ साथ एक अमेरिकी अखबार ने भी की है। एक्सियस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, इसमें बस ट्रंप की हामी भर की देरी है। यह कोई छोटा हमला नहीं होगा, बल्कि कई हफ्तों तक चलने वाला एक बड़ा ऑपरेशन होगा, जो वेनेजुएला में हुए ऑपरेशन से कई ज्यादा बड़ा होगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि यह हमला अमेरिका और इजराइल मिलकर भी कर सकते हैं। इस बात पर जमीनी असर भी दिख रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को लेकर मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू कर दिया है। दर्जनों एयर टैंक, 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स को मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस में तैनात किया गया है। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड वेनेजुएला पर दबाव बनाने वाली फ्लीट का हिस्सा था। अब यह कैरियर जिब्राल्टर के पास पहुंच चुका है। बहुत जल्द ये एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट में मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को ज्वाइन कर लेगा। इसके अलावा अमेरिका अगले कुछ महीनों में सीरिया से अपने बचे हुए सैनिक वापस बुलाने की तैयारी भी कर रहा है। ये सब तय हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी मौजूदगी ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल में भी तैयारियां तेज हैं। एनवाईटी से बातचीत में इजरायली रक्षा अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर जॉइंट हमला करने के प्लान पर काम हो रहा है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया। निशाने पर ईरान की मिसाइलें, उनके गोदाम, परमाणु ठिकाने और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के मिलिट्री बेसिस हो सकते हैं। आखिर किन ठिकानों पर हमला होगा, कब होगा, इसका फैसला अब ट्रंप के हाथ में है। पहले अमेरिका इस तरह के बिल्डअप के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैनिकों के पास हमलों के बचाव के लिए सुरक्षा नहीं थी और जरूरी फाइटर जेट्स भी नहीं थे। लेकिन पिछले एक महीने में अमेरिका ने पैट्रियट और थार्ड जैसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट में भेजे हैं, जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकते हैं। साथ ही अमेरिका ने F-35, F-22 और F-16 जैसे और भी फाइटर जेट्स भेजे हैं। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स, जिनका इस्तेमाल पहले भी ईरान पर हमले में हो चुका है, अब वो हाई अलर्ट पर हैं। अमेरिका ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, पर ईरान इस हमले के लिए कितना तैयार है? भले ही पिछले साल हुए 12 दिन की जंग ने ईरान को उसकी कमजोरी दिखा दी हो, लेकिन उसी जंग से ईरान को फायदा भी हुआ। ईरान ने अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइलों को और भी ज्यादा सटीक बना लिया है। ईरान के पास अब लगभग 2000 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो इजराइल तक दागी जा सकती हैं। इसके अलावा शाहेद ड्रोन्स, क्रूज मिसाइलें और टॉर्पीडो बोट्स तो हैं ही, जो गल्फ में अमेरिकी बेस और जहाजों को निशाना बना सकती हैं बेहद आसानी से। ईरान ने ईरानी पायलट्स को नोटम भी इशू किया है। माने ईरान रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार है, इसलिए ओमान की खाड़ी के पास वाले विमानों को सावधान रहने को कह दिया गया। बीते कुछ दिनों में ईरान ने रूस के साथ नेवी ड्रिल भी शुरू की है। ईरान अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। 16 फरवरी को ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड की नौसेना को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भेजा गया, वो रास्ता जहां से दुनिया भर का 20% तेल होकर गुजरता है। इस डिप्लॉयमेंट के वीडियोस ईरानी टीवी चैनल्स पर खूब दिखाए गए। वीडियो में ट्रकों से क्रूज मिसाइलें दागी जा रही थीं, नावों से भी मिसाइलें चल रही थी। पीछे एक ऑयल टैंकर गुजर रहा था। आईआरजीसी नेवी कमांडर के मुताबिक इस रास्ते पर अब 24 घंटे नजर रखी जा रही है। इसके बाद एक रूसी बैटलशिप भी वहीं आया और ईरान के अब्बास पोर्ट पर आकर खड़ा हो गया। आज यानी 19 फरवरी को ईरान और रूस के बीच एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज शुरू हुई है। ओमान में हुई है ये। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन से कुछ ही मिनटों की दूरी पर। इस पर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई का भी रिएक्शन आया। खामेनेई ने 17 फरवरी को कहा कि अमेरिकी युद्धपोत से ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उसे समुद्र में डुबो दे। इसके अलावा ईरान की राजधानी तेहरान में अब मेट्रो स्टेशन, पार्किंग और दूसरी जगहों को बम शेल्टर बनाने की पूरी तैयारी है।
इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी नाम की अमेरिकी रिसर्च संस्था के मुताबिक ईरान अपने परमाणु ठिकानों को हमलों से बचाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से यह पता चला कि ईरान ने इस्फहान में अपने न्यूक्लियर प्लांट में बनी सुरंगों को और भी ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया है। माना जाता है कि इस्फहान में ईरान ने ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम रखा है, जिस पर पिछले साल अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था। तस्वीरों में वहां ट्रक, सीमेंट मिक्सर और क्रेन भी नजर आ रहे हैं, यानी सुरंगों के आगे कंक्रीट, मिट्टी और पत्थर डाले जा रहे हैं। क्यों? ताकि हवाई हमलों या फिर किसी भी तरह के कमांडो ऑपरेशन से इन्हें बचाया जा सके। इन सुरंगों पर पहले अमेरिका या इजराइल ने हमला नहीं किया था, लेकिन पश्चिमी देशों का मानना है कि ईरान इन्हें सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए तैयार कर रहा था। इसलिए न्यूक्लियर प्लांट्स की इमारतों के ऊपर कंक्रीट की मोटी परत बनाई जा रही है। मिलिट्री बिल्डअप के अलावा ईरान देश के अंदर अपने ही लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। कैसी? ईरान के लीडर चाहते हैं कि अमेरिका के हमले से देश में फिर से विरोध प्रदर्शन न भड़के, इसलिए रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और इंटेलिजेंस फोर्सेस ने तेहरान के आसपास करीब 100 मॉनिटरिंग पॉइंट्स लगा दिए हैं, ताकि कोई विद्रोही या बाहर से आने वाली ताकतें अंदर न घुस सकें। ईरान की सुरक्षा फोर्सेस पिछले महीने विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों की तलाश में लगी हुई हैं। स्कूलों में चेकिंग हो रही है। अस्पतालों से उन लोगों के रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं जिनका प्रदर्शन में चोट लगने पर इलाज हुआ था। जो लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं, इनकी भी जांच की जा रही है। कौन लोग? मसलन एक्टिविस्ट और नेता, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इनमें नोबेल पीस प्राइज विनर नरगिस मोहम्मदी भी शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में पीटा गया और बाल खींचकर घसीटा भी गया। ईरान के अंदरूनी हालात भी दशकों में सबसे कमजोर हो चुके हैं। देश के लीडरों के सामने कई समस्याएं हैं। इकोनॉमी गिरी हुई है, प्रदर्शन, महंगाई आसमान छुए जा रहे हैं, लोगों की कमाई घट रही है और यह विरोध सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन भी बन गया है। अब इसे दबाने का काम ईरानी सरकार कर रही है। क्यों? ताकि अमेरिका हमले करे तो भी सरकार की नींव बिल्कुल ना हिल पाए। अमेरिका के साथ बातचीत में भी ईरान साफ साफ कह रहा है कि वो ना तो यूरेनियम प्रोग्राम बंद करेगा और ना ही अपनी मिसाइलों को लेकर कोई समझौता करेगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने यहां यूरेनियम बनाना पूरी तरह से बंद करे और साथ ही साथ मिसाइलों जैसे दूसरे मुद्दों पर भी बात करे, लेकिन ईरान ने कह दिया कि ऐसा नहीं होने वाला, यानी बातचीत होते हुए भी बात बन नहीं पा रही है। ऐसे में अमेरिका के पास रिजीम चेंज का भी एक ऑप्शन है, लेकिन क्या अमेरिका सच में ईरान में रिजीम चेंज चाहता है? आप अगर इतिहास खंगालेंगे तो आपको कोई भी ऐसी जंग याद नहीं आएगी जहां सिर्फ बमबारी से सत्ता बदल गई हो, या फिर नेवल स्ट्राइक से या एयर स्ट्राइक से भी। सिवाय वेनेजुएला के ऐसा कहीं नहीं हुआ। ऐसे में भले ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फौज बहुत बड़ी दिख रही हो, लेकिन ये किसी पूरे देश पर हमला कर कब्जा करने के लिए काफी नहीं मानी जा रही है, वो भी ईरान जैसे देश पर जिसके साथ उसके प्रॉक्सीज भी खड़े हैं। और सबसे अहम बात तो ये कि ईरान में रिजीम चेंज एक आदमी के हटने से कतई नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लामिक क्रांति के लिए जंग लड़ना ही सत्ता की सबसे बड़ी जीत है। इसलिए अमेरिका और इजराइल ने हर लेवल पर ईरान को कमजोर किया। पहले यमन और सीरिया में उसकी प्रॉक्सीज को कमजोर करके, और फिर इस्लामिक गार्ड्स के जनरल कासिम सुलेमानी को मार के। फिर 12 दिन की जंग ने ईरान को और भी ज्यादा कमजोर किया। हर लेवल पर ईरान को चोट पहुंचाई गई। ईरान बचा जरूर, लेकिन पहले से कमजोर होता गया। लेकिन क्या इस बार ईरान अमेरिका से बच पाएगा? इस बात का जवाब आने वाले कुछ दिनों में हमें और आपको जरूर मिलेगा। अगर वीकेंड में ईरान पर हमला हुआ तो हम आपके सामने राजदूत लेकर हाजिर होंगे। इस राजदूत को लिखा है हमारी साथी रिया ने, कैमरे के पीछे इसे शूट किया है आनंद ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।